very very good morning. It is the class of 11th class and I am going to start a very very important chapter of grammar. Its name is narration. Many students, I think most students think that it is a very difficult chapter, and it is so. It is difficult, but I think it is not difficult because we never follow, we never understand the basic rules, the basic concepts of narration. मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ प्रिय विद्यार्थियों कि नरेशन के मूल बात को हम, उसके नियम को हम समझते नहीं हैं. जब तक हम उसके नियम को ठीक से समझेंगे नहीं तब तक हम नरेशन समझ नहीं पाएंगे. सबसे पहले इसके मूल बात को मैं आपको आज बताने जा रहा हूं. हम जानते हैं कि आज के चैप्टर का नाम है नरेशन. नरेशन नरेशन जो शब्द है वह नरेट शब्द से बना है. नरेट का मतलब होता है बताना, व्याख्या करना, कहना, कथन करना. और नरेशन जब नाउन बन जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा कथन, अर्थात किसी की कही हुई बात. किसी की कही हुई बात, मेरी बात, आपकी बात, उनकी बात, सबकी बात. मेरी बात, आपकी बात, उनकी बात, सबकी बात, यही है कथन. और मेरी बात, आपकी बात, उनकी बात, सबकी बात को लिखने के दो तरीके होते हैं. पहले को हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन और दूसरे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. मतलब किसी की कही हुई बात को हम दो तरीके से लिख सकते हैं. एक को बोलते हैं हम प्रत्यक्ष कथन डायरेक्ट नरेशन और दूसरे को बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष कथन इनडायरेक्ट नरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन. आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है. अर्थात डायरेक्ट नरेशन की यदि हम हिंदी देखें इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन. अर्थात यदि किसी ने कोई बात कहा है तो उसके कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों लिख दें. यदि किसी ने कोई बात कहा है, हमारी बात, आपकी बात, उनकी बात, सबकी बात, तो जैसे वह बोला है वैसे ही हम उसको लिख दें, उतार दें. यानी कि द ओरिजिनल स्टेटमेंट, द ओरिजिनल, द एक्चुअल, द रियल स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. नरेशन, डायरेक्ट नरेशन का मैं सबसे पहले एक उदाहरण लिखता हूं और फिर मैं समझाने का प्रयास करता हूं. एग्जाम्पल. माई फादर said to me honesty is the best policy. ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पार्ट है सेड वाला पार्ट, यानी कि यह कॉमा तथा इन्वर्टेड कामा के बाहर है और एक पार्ट जो है वह कामा तथा इन्वर्टेड कामा के अंदर है. इसको मैं एक बार और लिखता हूं पुनः. यह शायद कैमरे में नहीं आएगा, मैं इसको एक बार और पुनः लिखता हूं. माई फादर said to me honesty is the best policy. ध्यान दीजिएगा, दिस इज ए पार्ट एंड दिस इज ए पार्ट. मतलब after seeing this statement we can understand that there are two parts of direct narration. Means direct narration has two parts. Means direct narration is divided into two parts. मतलब डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन दो भागों में विभाजित होता है. इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच, और हम लोग इसको इंट्रोडक्टरी
वर्ब भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच या वर्ब। यानी ध्यान दीजिए, सेड वाला भाग या कामा तथा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह कभी मत समझना कि जो ये सेड वाला भाग होता है या पहले ही आता है, यह बाद में भी आ सकता है। यानी कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि कामा इन्वर्टेड कामा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इन्वर्टेड कामा बंद माई फादर सेड टू बी, यह बाद में भी जा सकता है। यह हमेशा ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों। यानी कि वह भाग जो कामा तथा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है वह होता है रिपोर्टिंग स्पीच, या वह भाग जिसमें सेड आया होता है, सेड टू आया होता है और कामा और कामा के बाहर होता है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या इंट्रोडक्टरी वर्ब। और स्पीकर अर्थात वक्ता अर्थात बोलने वाला भी कहां होता है? रिपोर्टिंग स्पीच में ही होता है। इसके बाद से आपका आता है सेकेंड पार्ट, यानी दूसरा भाग जो हमेशा कॉमा तथा इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है और यही है ओरिजिनल स्टेटमेंट, एक्चुअल स्टेटमेंट, रियल स्टेटमेंट व्हिच इज सेड बाय माय फादर। जिसको किसने कहा है? मेरे पिता ने कहा है। उनका ये कथन ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। तो यह क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग, रिपोर्ट मतलब सूचित करना, माने सूचित करते हुए या सूचित करने वाला, यानी जो सूचित करना शुरू करे, आरंभ करे, वह ये रिपोर्टिंग। और जो सूचित कर दे यानी रिपोर्टेड, रिपोर्ट कर दे, रिपोर्टेड, वह क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात वी कैन very well understand that there are two parts of direct narration. First part is known as reporting speech, reporting verb or introductory verb. This part is out of double inverted commas and it has said or said to. It has speaker, it has an object, and the second part is known as reported speech or reported verb. In this part we put the original, the actual, the real statement of the speaker. अर्थात हमने यह जान लिया कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अब हम जानेंगे इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। इनडायरेक्ट नरेशन अर्थात अप्रत्यक्ष कथन। इसको चाहे आप लिखना तो लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में हम वक्ता द्वारा बोले गए कथन को, उसके सेंस को, भाव को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। यह होता है डायरेक्ट नरेशन। इसमें दो भाग नहीं होता है। इनडायरेक्ट नरेशन में सिर्फ एक भाग होता है। इसमें कोई ना कोई कंजंक्शन दैट के रूप में, इफ के रूप में, टू के रूप में, प्रश्नवाचक शब्द के रूप में जरूर आता है जो दोनों वाक्यों को जोड़ देता है। इसमें कामा तथा डबल इन्वर्टेड कामा नहीं होता है। इसमें वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा ही रहता है। यह है आपका डायरेक्ट नरेशन के बाद इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब उसमें इसमें डिफरेंस है। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा नियम कर रहे हैं। हमने तो ये जान लिया कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अब हम कुछ मूल बात जानेंगे, हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आप हेडिंग लिखेंगे कि हम नहीं लिखिए, हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, अर्थात डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलें। तो आप ये जान लीजिए, इसके लिए मुख्य रूप से 3 रूल होते हैं। पहला, चेंज ऑफ पर्सन या प्रोनाउन। दूसरा, चेंज ऑफ
टेंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, SPEECH, स्पीच, और तीसरा चेंज ऑफ सेंटेंसेस। It means to say, I mean to say, if you want to learn how to change direct narration and indirect narration, it is very, very important to know these three rules. These three rules are not three rules. These three rules are three topics or three chapters. And in these three rules, the first rules are very, very important. And a change of person or change of pronoun, मतलब change of person या change of pronoun एक ही बात हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। प्रिय विद्यार्थियों, चेंज ऑफ पर्सन के नियम को समझने के लिए एक फार्मूला अपनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं 1 2 3 अपॉन SON। यह ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर आता है, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में आता है, और यह हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच में आता है। मतलब SON हमेशा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग में आता है, और 1 2 3 हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज 1, व्हाट इज 2, व्हाट इज 3। 1 अर्थात फर्स्ट पर्सन, 1 अर्थात फर्स्ट पर्सन, 2 अर्थात सेकंड पर्सन, 3 अर्थात थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई। अब आई के जितने रूप है सब आप चाहे तो इसके आगे लिख लीजिएगा, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, और वी के सभी रूप, वी, आवर, अस, आवर्स, आवर सेल्फ। आई और वी मतलब आई के सभी रूप और वी के सभी रूप। उसी तरह सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू, अर्थात यू, योर, यू, योर्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। उसके बाद से थर्ड पर्सन में ही के सभी रूप, यानी ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर, हर्स, हरसेल्फ, दे, देयर, देम, देयर्स, देमसेल्व्स, इट, इट्स, इट, इट्स, इटसेल्फ, ही, सी, दे, इट, इतने। ये आपका है 1 2 3 का मतलब। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। अब इसमें बचता है आपका सन। सन, यस का मतलब सब्जेक्ट, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। यस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। मतलब कहने का यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक आवे, देखिए मैंने पहले लिख दिया है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में एक आवे, यानी कि फर्स्ट पर्सन आवे, यानी कि आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर्स, आवर सेल्फ्स, तो हम उसे बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आवे तो उसे हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। उसी तरह से यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आवे, यानी कि यू, योर, यू, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ, तो उसे हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन के आने पर ऑब्जेक्ट के अनुसार। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन का नहीं, क्योंकि सेकंड पर्सन तो आया ही है। फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यानी कि मी मान लेंगे, अस मान लेंगे, या हिम मान लेंगे, हर मान लेंगे, देम मान लेंगे, सेंस के अनुसार। यानी कितने रूल हो गए? 3 रूल हो गए। फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन या कोई एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, और यदि थर्ड पर्सन आएगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा।
यदि थर्ड पर्सन आएगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये रहा आपका चेंज ऑफ पर्सन या चेंज ऑफ प्रोनाउन। ध्यान दीजिए। अब इसके बाद दूसरा रूल होता है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा चेंज ऑफ टेंस कब होता है। आप पहला रूल लिखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन प्रोनाउन का चेंज होगा। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर इंडिफिनिट हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चेंज ऑफ प्रोनाउन होगा। और परिवर्तन होगा कब? यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। मैंने क्या बताया? यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। इसको तो बहुत तरीके से समझाया जाता है, समझा जाता है, किताबों में लिखा गया है। मैं जो समझाता हूं मैं आपको बता रहा हूं। प्रेजेंट टेंस के चारों रूप क्रमशः पास्ट टेंस के चारों रूप में बदल दिए जाते हैं। कैसे? प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। चार हो गए, यानी प्रेजेंट के चारों रूपों को पास्ट के चारों रूपों में। पांचवा रूल, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं, और 4 2 6 सातवां रूल, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को नहीं बदलते हैं। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, प्रेजेंट इंडिफिनिट आवे तो उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में बदलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट आवे तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, और पास्ट परफेक्ट आवे तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक रूल। प्रेजेंट कंटीन्यूअस आवे तो उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस आवे तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आवे तो नहीं बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट को नहीं बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को नहीं बदलते हैं। ये रहा आपका चेंज ऑफ टेंस। और इसके बाद से आपका आता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आप लोग जरूर जानते होंगे इस बात को कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में नाउ आ जाए, जस्ट आ जाए तो देन में, कम आ जाए तो गो में, दस आ जाए तो सो में, हियर आ जाए तो देयर में, दीज आ जाए तो दोज में, और फिर से टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, स्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट को प्रीवियस में, लास्ट मंथ को प्रीवियस मंथ में, लास्ट वीक को प्रीवियस वीक में, लास्ट डे को प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में, हेंस को देंस में। ऐसे हम चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा चेंज ऑफ सेंटेंसेज, जिसमें हम लोग यह जानेंगे कि सेंटेंसेज अर्थात सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। फर्स्ट इज नोन इज असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इज नोन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज नोन एज इंपरेटिव, फोर्थ इज ऑप्टेटिव एंड फिफ्थ इज एक्सक्लेमेटरी। यानी कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन 5 सेंटेंस का परिवर्तन मैं आप लोगों को कल से बताना शुरू करूंगा। और सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत करूंगा असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। थैंक यू वेरी मच। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा, सलाह दूंगा, आदेश दूंगा कि इस वीडियो को आप बार बार सुनिए ताकि आपको नरेशन का पूरा नियम ठीक से याद हो सके। थैंक यू वेरी मच।